तो फर्स्ट क्वेश्चन था, देखते हैं अटेम्प्ट करने वाला था या नहीं। द चेंज इन पैटर्न एंड द टाइमिंग्स ऑफ प्रीमियर बिजनेस स्कूल एंट्रेंस टेस्ट हैज मेड Atul worried. As a part of the test series, Atul has designed 15 new papers. Of the attempted question, 1 mark will be awarded for the correct answer, one third deducted for every wrong answer, और unattempted के लिए कुछ भी नहीं है। नेट स्कोर क्या होगा वो अपन समझ गए, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, हर आंसर पे 1 मार्क है, करेक्ट पे और रॉन्ग पे वन थर्ड नेगेटिव है, सिंपल है। Atul wants to classify the test into three level of difficulties: easy, moderate, and difficult. The measure of difficulty is calculated as the ratio of the net score to time taken. तो ये कैसे पता चलेगा कि कोई टेस्ट इजी कैटेगरी का या डिफिकल्ट है या मॉडरेट है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, रेशियो ले लेंगे। किसका रेशियो? कितना स्कोर आया आपका और आपको कितना टाइम लगा है, बस सिंपल। यदि ये रेशियो है कम से कम 2/3 आ रहा है तो वो इजी टेस्ट है। 2/3 से कम पर 1/2 से ज्यादा है तो ये मॉडरेट है, और ये 1/2 से भी कम है तो इसका मतलब वो डिफिकल्ट टेस्ट है। तो जो पॉइंट्स अपन को मिले हैं वो 0.66 कह सकते हो आप, 0.5 कह सकते हो, ये 2 पॉइंट है। फिर ये 15 टेस्ट का ये आ गया, और उसके बाद हमसे पूछा है हाउ मेनी ऑफ द 15 टेस्ट विल बी क्लासिफाइड एज इजी। चलो, तो अभी बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे पूछूंगा, क्या करना चाहिए था, डुएबल था या नहीं था? डुएबल था सर। सर डुएबल था। भाई मेरा मानना है कि ये वाला तो डेफिनेटली उठा लेना चाहिए था, कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन है वो एक बार में समझ आ गई है कि क्या करवाना चाह रहा है। अब जैसे इसकी बात करें, टेस्ट वन की अपन बात कर लेते हैं। तो टेस्ट वन में क्या दे रखा है भाई, 80 नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड थे। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड वर 80। एक सेकेंड, हाँ, तो 80 अटेम्प्ट किए हैं। परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट, ये थोड़ा मिस हुआ क्या, एक सेकेंड, इस पर ऊपर क्या दे रखा है, ठीक है। तो बेटा ये क्या चीज है, अगला परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड, ये क्या है? सर मतलब टोटल मार्क्स में कितना परसेंट आया है उसका। एग्जैक्टली अटेम्प्ट के। परसेंट आया नहीं, अटेम्प्टेड कितना है ना। अब मेरा एक क्वेश्चन है, 53.33 क्यों दिया गया है? तो यहीं से एक चीज सिखाता हूँ बच्चों बच्चों आप लोग को। जब भी कभी भी फ्रैक्शन में 0.33 दिखे या 0.66 दिखता है ना, कभी भी 0.33 दिखता है या 0.66 दिखता है तो इसको सीधे सीधे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? उसका सिंपल रीजन है ना, ये 0.33 इंटू 3 करके 1 कर देता है, ये 0.66 इंटू 3 करके 2 कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि बच्चा क्या हो सकता है, कई बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ये 53.33 करा तो मतलब दिस इज इक्वल टू 53.33% ऑफ टोटल क्वेश्चंस। अब इसको सॉल्व करने में दिक्कत आ जाएगी। मैं कैसे सॉल्व करूंगा इसको, इंटू 3 और डिवाइड बाय 3 कर लूंगा। उससे क्या फायदा हुआ बेटा, 53.33 इंटू 3 कितना हो गया, अरे सीधे सीधे 160 हो गया, अपॉन 300 इंटू टी इज इक्वल टू 80। और ये देखो मजे की बात, इससे ये कैंसिल हो गया, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई सीधे, 150। समझ में आया? यस सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था यहाँ पर मेरे हिसाब से, कि ये ध्यान रहना चाहिए, कभी भी 0.33 या 0.66 हो ना तो अपन को ऐसे फॉर्म में कर लेना चाहिए जिससे इजी रहे कैलकुलेशन पार्ट। किसी बच्चे को दिक्कत है क्या इस पॉइंट में? नो सर। नो सर। ठीक है ना। अब देखो बेटा, तो मेरे को टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 थे, उसमें से इसने 80 अटेम्प्ट किए और 80 में से 53 करेक्ट थे। तो 53 करेक्ट थे तो 53 तो मार्क्स उसके मिल गए 53 मार्क्स करेक्ट करने के। हाँ सर। यस और सर। इसका मतलब साथ में ये भी हो रहा है कि 27 गलत थे, और हर गलत पे वन थर्ड का नेगेटिव है, तो 9 नंबर उसके कट गए, तो हाँ इसके सर। आ गए 44। और कितने टाइम में आए, 108 में। तो ये जो रेशियो है, अब इस रेशियो को चेक करना है कि ये 0.66 से ज्यादा है या कम है, उसके बेसिस पे विल डिसाइड कि टेस्ट इजी था, मॉडरेट था या डिफिकल्ट था। तो 4 से 11 में कट कट कर दो, 4 से 27 में कर दो। ठीक है, क्या क्या है ये फ्रैक्शन, किससे बड़ा है किससे छोटा है? और आपको इजी तरीका बताता हूँ कंपेयर करने का। जैसे इसको 2/3 से कंपेयर करना है ना बेटा, तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये 33, ये 54, कौन बड़ा है? ये बड़ा है, तो ये ही बड़ा है। इसका मतलब ये वैल्यू इज लेस देन 2/3।
सर इसको ऐसे भी कर सकते ये हैं तो कि टू वैसे बाई भी थ्री को डायरेक्ट ही हो रहा है, परसेंटेज। 11/27 है बेटा। 27 का आधा होता है 13.5, ये 13.5 से भी कम है। इसका मतलब ये वैल्यू तो 1/2 से भी कम है। सर मैं वही पूछ रहा हूँ सर, जैसे इसमें फ्रैक्शन गिवन है तो इसको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर ले कि हाफ को ये 50% कैसे हो भी गया करो, और। परसेंटेज में करो, कैसे भी करो बेटा, इसमें कोई ऐसी बहुत वो वाला पॉइंट नहीं आ रहा, इजी सही है। तो ये वाला टेस्ट क्या हो गया बेटा मेरे लिए? डिफिकल्ट कैटेगरी वाला। डिफिकल्ट। समझ में आया बच्चों? यस सर। यस तो सर। यार ये क्वेश्चन यदि मैं एग्जाम में होता, मैं डेफिनेटली पिक करता। मैं डेफिनेटली पिक करता एक बार की, मेरी थोड़ी सी कैलकुलेशन वाला पार्ट मान लो। और वो भी नहीं है। अब जैसे अगली कैलकुलेशन अपन जल्दी से करने की कोशिश करते हैं, ये तो मैंने पूरी समझाते हुए की है। अगला जो टेस्ट है ना, उसको जल्दी से करता हूँ जैसे। तो अगला टेस्ट क्या है बेटा? 110 अटेम्प्टेड थे, और दिस इज 66.66%। नाउ यू शुड नो दैट 66.66% 2/3, 2/3 होता है। हाँ तो सर। ये कट यस गया सर। 55 में, टोटल क्वेश्चन आ गए 165। 165 में से 110 किए हैं। और 110 में से करेक्ट कितने में? अच्छा, ये टोटल क्वेश्चन निकालने का भी इस पर्टिकुलर में कोई नीड ही नहीं है, आप बिना टोटल क्वेश्चन निकाली करो ना। आपके करेक्ट कितने हैं? 65। तो नंबर कितने आ गए? 65। 110 में से 65 सही है, तो 45 गलत है, और हर गलत में 1/3 का नेगेटिव है। तो आपके नंबर आए 50, टाइम लगा है 91। नाउ दिस रेशियो इज ग्रेटर देन 1/2, डेफिनेटली चेक कर लो, ये 100 हो रहा है, ये 91 हो रहा है, तो डेफिनेटली ये बड़ा है। यदि आपको इसको 2/3 से भी चेक करना है बेटा, तो ये 150 है और ये 182 है, तो ऑब्वियसली ये 2/3 से छोटा है। तो इसका मतलब ये कौन सी कैटेगरी हो गई है? मॉडरेट। खत्म। और तो सर क्लियर ऐसे है? दोनों से करना पड़ेगा क्या, जैसे 2/3 और 1/2 से? बेटा चेक तो करना पड़ेगा ना कैटेगरी कौन सी है, तो यदि आप वैसे मन में ही कर सकते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदरवाइज यदि आपको दिक्कत हो रही है हल्की से भी, तो आप चेक कर लो। चेक करने में भी क्या टाइम लग रहा है बेटा? किसी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना, 3 से मल्टीप्लाई करना, ये एनीवेज अपन बहुत जल्दी ही कर सकते हैं ना। अब जैसे टेस्ट थर्ड है, उसने 45 क्वेश्चन करेक्ट थे 60 में से। यस सर। तो 45 माइनस 15 का 1/3 हो गया, तो 40 मार्क्स आ गए, और टाइम था 73। अब मेरे को ये कैलकुलेशन करनी है बेटा। अब मेरे को डेफिनेटली पता है 73 का आधा होता है 36.5, ये उससे तो बड़ा ही है। तो ये दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन हाफ फॉर श्योर। अब मेरे को केवल टू यस बाई थ्री सर। से तो चेक करना है, 2/3 से लो, अभी कर देता हूँ। ये हो गया 120, ये हो गया 146, ये बड़ा है, तो ये बड़ा है, खत्म। तो ये वैल्यू 2/3 से छोटी है, 1/2 से बड़ी है, मॉडरेट टेस्ट। ओके सर, ओके। सब बच्चों को क्लियर है क्या? यस हाँ सर। सर। यस सर। अब बताओ ये क्वेश्चन क्यों छोड़ दिया था आप लोगों ने? मेरे 15 नंबर है बेटा, ये रहे 15 नंबर, और कितने मिनट में मैं मैक्सिमम इसको, चलो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 मिनट दे रहा हूँ। वैसे 15 मिनट का है नहीं है, पर मैं मैक्सिमम 15 मिनट देता हूँ, चलो, क्योंकि कैलकुलेशन करनी होगी तो मान लेता हूँ। तो 15 मिनट में मेरे 15 नंबर है, और 15 नंबर मेरा अभी तक 90% क्रॉस हो चुका है। हटा दू इसको? यस सर। हाँ यस सर। यस सर। ये था आपका पहला। नेक्स्ट सेट पे आ जाओ बच्चों। हाँ सर। यस सर। अब जैसे एक बार क्वेश्चन भी देख ही लो, वैसे क्या है कि कितने इजी थे, फिर रैंक देनी है, 1 वीक द इजीएस्ट टेस्ट, 15 वीक द टफेस्ट टेस्ट। तो 15th जो टेस्ट होगा ना, उससे टफ कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ टेस्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन द 15 टेस्ट। अब बेटा यहाँ पे आई थिंक आपने 15th टेस्ट कर दिया होगा, यस। यस सर, मैंने 15 टेस्ट कर दिया था, मैंने सबका एडिशन नहीं करा था। सबका एडिशन करना था, ऑल द 15 टेस्ट टुगेदर था, तो ये ये सेम सर मेरी गलती है। तो मतलब सर वो पूरा निकालना होगा जो आप पूरा स्टार्टिंग में निकालना। इन निकाल रहे 50, थे? ये 15th बोलता ना बेटा, 15th, 15th एज 15th टेस्ट। तो आपको उस पर्टिकुलर टेस्ट का बताना होता है ना, 15 टेस्ट बोला है, इस सारे टेस्ट में कितना है। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। यस हाँ सर। सर। अगला यस सेट सर। में आता। 15 मिनट हो चुके हैं, मैं एक 15 नंबर स्कोर कर चुका हूँ। 8 students A B C D E F G H are to appear in 4 papers. Now these students are said to cooperate among themselves, and the teacher has a task at a hand at hand to ensure that they are not able to cheat among them each other, and is limited by the rules such that he has to arrange the students in row for all the papers. ठीक है? मतलब कुल मिला के पहली 2-3 लाइन पढ़ने से क्या समझ में आ रहा है कि 8 बच्चे, इनके टेस्ट हो रहा है स्कूल में, तो इनको अरेंज करना है अपन को रो में, है ना? Fortunately, he has 4 rows in class of 8 benches each.
चलो 4 rows है, हर रो में 8 benches are there. So he decides to change their rows on each day and also jumble up the order in which they seated in previous paper in such a way that no student sits at the same number in any two exam. मतलब क्या कर दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल जितना मैं अभी समझ पा रहा हूँ वो ये समझ पा रहा हूँ कि जैसे ये फर्स्ट रो है, इसमें 8 सीट है, तो यदि मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ ना, तो अगले एग्जाम में मुझको ये फर्स्ट सीट पे तो नहीं बिठाएंगे, ये कहीं और यहाँ बिठा देंगे, फिर अगले में हो सकता है यहाँ बिठा दे, मतलब सीट चेंज करे जा रही है लोग, इस तरह से क्वेश्चन चल रहा है। अब ये इन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दी है, थर्ड स्टूडेंट ऑफ रो 2, सिक्स स्टूडेंट ऑफ रो 4, सेवन स्टूडेंट ऑफ रो 1 एंड फिफ्थ स्टूडेंट ऑफ रो 3 इज द पोजीशन ऑफ द सेम स्टूडेंट इन वेरियस एग्जाम। ओ भैया क्या करते हो, उठाना चाहिए था या नहीं उठाना चाहिए था, जल्दी बोलो बच्चों। सो मैं तो छोड़ती हूँ। मैं आप भी छोड़ दे, छोड़ता सर। छोड़ते। छोड़ अच्छा देते। छोड़ने का कारण भी बताओ बच्चों मुझको जल्दी जल्दी, क्योंकि और अपन अपना ऑब्वियसली डिस्कशन हो रहा है, किसी को जज करना है वो सब नहीं है अपना कि यार अरे यही छोड़ा हो। डेफिनेटली एक बार मेरे को फील आ रही है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा जा रहा है, ऐसा लग रहा है थोड़ा। आप क्यों सर छोड़ दे बेटा? सीटिंग अरेंजमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इधर उधर बहुत सारे केसेस बनेंगे। मेरे को सर केसेस सिटिंग अरेंजमेंट ही समझ में नहीं आया था। आपको समझ, ठीक है, हाँ यही है सर, ना पहले तो इन्फॉर्मेशन। ये भी नहीं आया था समझ में इससे कि ज्यादा करना इन्फॉर्मेशन क्या। थोड़ी है बच्चों, नहीं है, इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। और ये इफ वाले क्वेश्चन है, मुझे अभी अभी दिखा इफ था क्वेश्चन में, ये देखो इफ है ना। तो चलो मैं एक बार कोशिश तो करता हूँ इसको करने की। ठीक है बच्चों, करें कोशिश। Yes, sir. यस सर। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ सुंदर सा, जिससे आप लोग को अच्छा लगे देखने में। सर एक तो है ना, मैं हमेशा रो और कॉलम में कंफ्यूज हो जाती हूँ। रो बेटा, अब ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा ना, ये वैसे मैं कॉलम बना रहा हूँ, पर मैं इसको रो मान लूंगा तो क्या दिक्कत है, वही सर, समझे हो? मतलब अभी आप बोले थे ना वैसे इसलिए। देखो वर्टिकल कॉलम होते हैं, हॉरिजॉन्टल होती है रो हमेशा। हाँ तो लॉजिकली तो मैं ये क्या बना रहा हूँ, कॉलम बनाया मैंने अभी तक सारे, पर ठीक है उससे कोई ठीक फर्क है। नहीं पड़ता बेटा, ओके सर। इसमें नहीं पड़ेगा। हो सकता है बाकी क्वेश्चन में पड़ जाए, इसमें तो नहीं पड़ेगा। ओके सर, ओके। 1 2 3 4 5 6 7। सुंदर दिख रहा है ना बच्चों? Yes, sir. हाँ सर। हाँ awesome। ये बात। अब आप बोलोगे कि सर थर्ड स्टूडेंट ऑफ रो 2, मैं लिख भी देता हूँ बेटा, दिस इज रो 1। यार एक दिक्कत हो गई यार, इसमें मेरे को ये वो नहीं दिखता, इसके बैकग्राउंड भी चेंज करना पड़ेगा। पर जो ये मैं सोच रहा हूँ ये स्टाइल मार रहे हैं सर ना, मेरे को एक्चुअली नहीं दिख रहा है इसका कर्सर, तो इस वजह से मुझे चेंज करना पड़ेगा। रो 1, रो 2, रो 3 और रो 4, ठीक बात है बच्चों? यस सर। क्या Yes, बोल sir. रहा है, थर्ड स्टूडेंट ऑफ रो 2 का थर्ड स्टूडेंट ये होगा, मेरे को नहीं पता कौन है, मैं तो इसको ए बोल रहा हूँ। देखो बेटा एक बात समझने की होती है, जब इन्होंने किसी के भी नाम नहीं दिए ना, इन्होंने नहीं बोला ना कि ABCDEFGH कौन है, सर है सर। अरे नहीं, इस इंफॉर्मेशन में कहा नाम सर दिए रो बेटा। हाँ और रो में किसी तो को भी लिख लो, मैं तो ए को लिख रहा हूँ कि थर्ड स्टूडेंट ऑफ रो 2, सिक्स स्टूडेंट ऑफ रो 4। अब मैं यहाँ पे भी नंबरिंग देता हूँ जिससे आप लोग को कंफ्यूजन ना हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सिक्स स्टूडेंट ऑफ रो 4, सेवेंथ स्टूडेंट ऑफ रो 1 एंड फिफ्थ स्टूडेंट ऑफ रो 3 इज द पोजीशन ऑफ सेम स्टूडेंट इन वेरियस एग्जाम। सही है, मैंने सही किया है बच्चों? यस सर। ये कोई एक बच्चा रहा होगा, ए तो मैंने एक बार के लिए लिख दिया, जरूरी नहीं है ये रोल नंबर ए वाला ही हो या ए स्टूडेंट ही हो, कोई भी हो सकता है, पर उसकी पोजीशन इस तरह से चेंज हुई है। नीदर द फर्स्ट नॉट द सेकंड स्टूडेंट ऑफ रो 1 मूव टू द फर्स्ट 3 सीट्स ऑफ रो 2, रो 3 और रो 4। मतलब यदि यहां पर बी है और यहां पर सी है, नीदर द फर्स्ट नॉट द सेकंड स्टूडेंट ऑफ रो 1 मूव टू फर्स्ट 3 सीट्स ऑफ रो 2, रो 3 और रो 4। अब ये रो 3, रो 4 और इसमें बी और सी नहीं आ सकते हैं, मैं ये लिख दूं कैसे? हाँ सबको समझ में आई इन्फॉर्मेशन कि भैया रो 1 के जो टॉप 2 स्टूडेंट है ना बी एंड सी, वो बाकी रोज में कभी भी टॉप 3 पोजीशंस में नहीं आएंगे। हाँ सर। फिर इसने मुझे बोला
फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ रो 3, फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ रो 3 का फर्स्ट स्टूडेंट कौन है पता नहीं, इसको डी मान लेता हूं। सिक्स स्टूडेंट ऑफ रो 2 एंड एट स्टूडेंट ऑफ रो 4 इज द पोजीशन ऑफ सेम स्टूडेंट इन वेरियस एग्जाम्स। ठीक है, ये डी भी हो गया, चलो अपना। फिफ्थ स्टूडेंट ऑफ रो 1, सिक्स स्टूडेंट ऑफ रो 3, तो यहां पर ई ले लेता हूं, फिर अब मैं क्या करूं, फिफ्थ स्टूडेंट ऑफ रो 1, सिक्स स्टूडेंट ऑफ रो 3, थर्ड सर स्टूडेंट आप ऑफ इसमें रो हर 4। पॉइंट्स के हिसाब से एक जना वो कर रहे हो क्या अफिक्स? हाँ हाँ, हर पॉइंट के हिसाब से कर रहा हूँ, क्योंकि वो सेम तो रिपीट नहीं हो सकता ना बेटा। अब जो ए आ गया ठीक वो तो 4 बार ही आ सकता था ना, ठीक है सर। इसलिए कर रहा हूँ, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लो दोबारा बच्चों, मैंने सही किया है कि फिफ्थ स्टूडेंट ऑफ रो 1, सिक्स स्टूडेंट ऑफ रो 3 एंड थर्ड स्टूडेंट ऑफ रो 4। ठीक है, सही किया है। हाँ सर। Yes, sir. फर्स्ट Yes. स्टूडेंट ऑफ रो 2, फिफ्थ ऑफ रो 4, थर्ड ऑफ रो 1, ये भी सही कर दिया। फर्स्ट ऑफ रो 1, ये आ गया फर्स्ट ऑफ रो 1, मतलब बी की बात कर रहे हैं ना बेटा, ये बिकेम द एट्थ हाँ ऑफ रो 2, तो बिकेम द एट्थ ऑफ रो 2 एंड फिफ्थ स्टूडेंट ऑफ रो 2, फिफ्थ कौन था रो 2 का पता नहीं, बिकेम फोर्थ ऑफ रो 4, ये रो 4 का फोर्थ हो चुका है। तो एफ के बाद जी ले लेते हैं अब। सिक्स स्टूडेंट ऑफ रो 1 बिकेम सेकंड स्टूडेंट ऑफ रो 2। ठीक है यार, अब देखो। सर एक डाउट था। हाँ बोलो बेटा। तो मैंने ये क्वेश्चन अटेंड किया था और इसी पैटर्न से किया था, बट जहां आपने जी लिया है वहां पे मैंने एक्स ले लिया, क्योंकि बी और सी का पोजीशन आइडेंटिफाई नहीं है। बस इतना पता है कि फर्स्ट रो में वो फर्स्ट और सेकंड है, और उसके बाद बाकी रोज में वो नहीं आएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक्स ले लिया जी की जगह, क्योंकि बी के साथ स्टेटमेंट है तो मे भी यहाँ बी या सी की पोजीशन हो, ये गेस करके मैंने एक्स स्टेटमेंट लिया है जहाँ पे आपने जी रखा है। आपका वैलिड पॉइंट है, ऑल्दो वी कैन से दैट जी बी तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये रहा बी तो जीरो में दिख गया एक बार अपन को, हम्म। है ना, पर जी ना कोई भी एक सी हो सकता है। बच्चों समझ रहे हो वैभव ने क्या पॉइंट बोला, बहुत अच्छा पॉइंट बोला है वैभव ने। वैभव ने बोला है कि सर बी सी भी तो, यहाँ आपने आप जी ले रहे हो, जी को आपने दो जगह लिखा है ना, इधर और इधर, हाँ तो सर। ये बी और सी में से भी तो हो सकता है। फिर मैंने आंसर दिया कि बी नहीं हो सकता, क्योंकि बी तो ये दिख रहा है देखो नीचे, तो बी भी तो नहीं आ सकता ना हाँ सेम, पर हाँ डेफिनेटली सी हो सकता है। ठीक है, हाँ सर। ये मैं यस एग्री सर। करता हूँ, इतना हो सकता है। अच्छा एक बार के लिए यदि अपन अलग माने बेटा, तो फर्स्ट रो में फोर्थ में कौन आएगा? तो कोई भी आ सकता है अभी तो। अरे यार बेटा, सर फर्स्ट रो डी। में फोर्थ में कौन सर डी। आएगा? एच 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 एच। डी। केवल एच आएगा, क्योंकि दो जने बचे, जी और एच। नहीं, एच तो ये रहा ना मैथ बेटा, तो आ डी गया सर। डी डी। डी और ई डी। बचा। देखो कौन कौन बचे, डी और ई। जी। अब जी को यहाँ रख नहीं सकता, क्योंकि जी सेम, ये जी सेम सेम हो जाएगा ना फिर यस इसमें, सर। तो तो इट हैज डी टू बी आएगा। डी, इट हैज टू बी जी। आया था हमने। अब सेकंड रो में आओ। सर सी। सेकंड रो सी, और एक तो सी बचा है और एक ई। सी और ई बचे हैं। हाँ सी और ई। अब मैं पता नहीं, कुछ कह नहीं पा रहा, कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है ना जिससे मैं कह पाऊं डेफिनेटली कौन कहाँ आएगा। यस सर। अब रो 4 में होगी कि वो ज्यादा भरी हुई दिख रही है ना। अब देखो हाँ। बीसी अपन को नीचे ही रखने थे, बीसी को, यस हाँ सर। बीसी को 1 2 3 में नहीं रखना था, पर जगह तो एक ही दिख रही है, हाँ। तो इसका मतलब ये बी होगा। और जो अपन समझ रहे थे ना कि जी सी है, यस सर, वो सही समझ रहे थे। वो सही समझ रहे थे, तो जी को, जहाँ पे जी था ना यस सर। उसकी जगह अपन सी कर सकते हैं अब, ये दोनों पे। पर यदि मैंने जी को सी कर दिया ना बेटा, एक बार दूसरे कलर का पेन लेता हूँ, यदि मैंने इसको यहाँ सी कर दिया, यहाँ भी सी कर दिया, तो सी यहाँ से भी हटेगा। सर तो तो क्या रो 4 और उसके अंदर आप बी कर दो ना, क्या कर और दो? नीचे सी कर दो। रो 4 और सर कॉलम 4 में आप बी कर दो ना।
रो 4 और फिर में नीचे सी आ जाएगा। यहाँ पे सी आ जाएगा। हाँ, और ऊपर भी कर दो। एक सेकंड, मैंने क्या क्या किया था, मेरे को दोबारा आ जाता हूँ। नहीं सर, वो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि आपने वो दिया था इसको। हाँ देखो, सही चलो, एकदम जी बढ़िया पॉइंट है। बिठाया था। सुनो 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 सुनो, मेरी बात सुनो बच्चों। अब क्या है, यदि मैं जी को सी कर देता हूँ ना बेटा, एक बार देखना, तो यहाँ पे भी सी हो जाएगा। अब सी हो गया तो यहाँ पे भी सी नहीं आ पाएगा, और फिर यहाँ पे भी सी नहीं आ पाएगा, तो इधर का फिर जो लेकिन सर जी आ, बच जाएगा। एक सेकेंड, इधर दोनों में ई तो आ नहीं सकता, पर जी आ जाएगा फिर एक जगह। एक जगह जी आ जाएगा और एक जगह ई आ जाएगा, एक जगह हाँ, डन है, डन है। देखो बच्चों, मैंने क्या किया, समझ तो रहे हो ना अभी क्या गड़बड़ हुई। हाँ सर। तो अब मैंने क्या बोला, कि मैंने बोला यहाँ सी है। अब यहाँ सी है तो फिर यहाँ सी हो नहीं सकता ना। तो यहाँ पर आ जाएगा ई, मान लो। फिर ई आ गया तो फिर आप बोलोगे सर यहाँ से तो ई सी दोनों हट गए। अरे तो हाँ, एक जी भी तो बचा हुआ है अपने पास अभी तक। तो जी यहाँ आ जाएगा। तो जी, जी एक यहाँ आ जाएगा, मतलब कुल मिला के यदि मैं इसको इरेज करके लिख दूं अब, तो देखना ढंग से समझना मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ से सी और ई हटेंगे, और मेरा कौन आ सकता है अब सी और ई की जगह, यहाँ से भी सी और ई को हटा रहा हूँ, तो यहाँ पे बच्चों आ सकता है जी या और ई में से एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। हो गई टेंशन खत्म, ये बी का बी हो गया, सारा सेट हो रहा है मामला। यस। यस सर। यस सर। अब देखो रो 4 में बताओ, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच। एच बचा है, और एक और बचा है ना, ए सर बी। जी। तो जी और ए एच। सॉरी, तो जी। जी को हटाऊंगा अभी तो सही। अब देखो एच यहाँ आ नहीं सकता, देखो कर्सर दिख रहा है ना, क्योंकि यस एच सर। किया तो एच ऊपर आ जाएगा और जी ये आ गया। हम्म। सर ये सुडोकू जैसे ही तो हो गया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हाँ सही। ये वही तो चल रहा है बेटा, पर इसमें ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसको ये समझ में आ गया ना, वो उसने खत्म कर दिया ये। अब देखो नीचे देखो, यहाँ पर मेरे को कहीं ना कहीं बी और सी को रखना था। अब बी को तो रख नहीं पाऊंगा इन दोनों में, क्योंकि इधर भी बी आ गया, इधर भी बी आ गया, तो डेफिनेटली यहाँ यस सी सर। आएगा कहीं ना कहीं। और बी कहाँ जाएगा फिर, 1 2 3 में रख नहीं सकते, तो बी यहाँ पे आ गया, फिक्स हो गया बी, यस सर। ठीक है। है ना। अब यहाँ पर एक जना तो सी है पक्का, अब वो कौन सा होगा वो श्योरिटी नहीं आ रही। और जो भी बचे हुए हैं ना, मतलब अब उनको आई थिंक इफ वाले क्वेश्चन भी है तो ये हो जाएगा। If the eighth student of row 1 moves to seventh seat of row 2, eighth of row 1 ये मूव टू सेवेंथ। अरे बढ़िया बच्चों, देखो एकदम शानदार बैठा है अपना। कि यही तो बोला है कि यदि जी यहाँ पे आता है, तो अपना भी तो यही कंफ्यूजन था कि जी आएगा ये ई आएगा। यस सर। बढ़िया बैठ गया, एकदम बढ़िया बैठ गया। then who is eight student of row 3? row 3 का 8 student मतलब निकालना बचा है अभी, पर हाँ हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा। अब बताओ कैसे होगा, जैसे इसको जी को यहाँ पे मान लिया, ई को यहाँ पे मान लिया। अब जो ठीक इधर है। वाला जी है ना बेटा, इधर वाला जी, वो ना तो यहाँ आ सकता ना यहाँ आ सकता, हम्म। तो वो इन दोनों में कहीं आ सकता है, और ये भी नहीं आ सकता, ये रहा जी, तो ये जी हाँ, तो फिक्स हो जी की गया। पोजीशन यहाँ फिक्स हो गई। ऐसे होता रहेगा अब तो, समझ गए बच्चों। सर एक बार ये ठीक। वाला कंप्लीट करके एक आंसर करके देख लेते हैं ना। इसका आंसर बताऊं, एट्थ ऑफ रो 3 हाँ। बताना है। एट्थ ऑफ रो 3 ना, मतलब इधर क्या आएगा वो बताना है। चलो ठीक है, तो देखते हैं। ए बी हो गया, सी का कंफ्यूजन चल रहा है ना मुझे, और कौन कौन बचा है मेरा, डी भी तो बचा है बेटा। अब देखो डी यहाँ नहीं डी आएगा, हो चुका सर। अच्छा डी हो सर गया, डी तो हो गया। ई हो गया, तो एक तो एफ। एफ बचा है एफ मेरा, रह गया और एच रह गया। एफ रह गया और एच रह गया ना। अब एफ तो नहीं आ पा रहा अभी, कुछ कह नहीं सकते, और सर एच रह एफ तो गया। सेकंड पे आ जाएगा। एफ एच बचे ना दो, हाँ सर, एच तो नीचे दोनों में से कहीं आएगा, एच तो डेफिनेटली नीचे ही आएगा। और एफ तो ऊपर आ जाएगा। सी और एच की बुक हो गई, तो एफ तो यहाँ पक्का फिक्स हो गया। अभी यस सी सर। और एच की लड़ाई है, इसमें देखते हैं डेफिनेट आंसर है या सीबीडी वगैरह है। इधर 1 और 2 है तो सही बेटा, ओके सर, ओके हो जाएगा ये, है ना। मतलब समझ गए, इधर वाला केस आ रहा है ना। हाँ सर। बढ़िया है अपना, बढ़िया है अपना भी, तो इधर ही आ रहा है सी और एच में से। हाँ सर। तो बच्चों, मैं होता ना एग्जाम में आपकी जगह, तो ये क्वेश्चन छोड़ने वाला भी था और डुएबल भी था।
अब बात ऐसी है कि बेटा एक बार पढ़ने में ये छोड़ने वाला लग रहा था कि यार ये पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। एक बार पढ़ने में ये फील दे रहा था कि यार पता नहीं कुछ भारी क्वेश्चन है ये, पर एक्चुअल में जब सॉल्व करने निकले ना तो इतना डिफिकल्ट था नहीं मेरे हिसाब से। देखो जल्दी जल्दी फिल हो गई वैल्यू, और केस भी केवल एक ये, ऑल्दो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस आया, पर एक ही तो केस आया और ज्यादा तो कुछ आया नहीं। सही है बच्चों, समझ Yes, में आ sir. गया? Yes, sir. यस सर। अगला, अगला देख के आप लोग चकरा गए होंगे बेटा कि ये क्या आ गया है। हाँ हाँ, सर, अब इसलिए देखो दिखाई सबसे दे। इजी सेट था अगला, सबसे इजी। अब मैं समझाता हूँ कैसे यार, कहाँ से। देखिए ये रहा, इसमें ऐड पेजेस पे जाओ, देखो बेटा चलो, the total production of wheat, sugarcane, rice, soybean and maize in this was 324 million। तो ये तो 1980 का दे रखा है, इसका टोटल कितना है 384 मिलियन टन्स, एंड इसका कितना है बच्चों 1024। सही बात है। यस थ्री सर। टू फोर है। डायग्राम वो में शो द पर, 324 है। 324 है। हाँ 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 बच्चों 324 है, सही बोल रहे हो। The diagram below shows the percentage share of each of these five crops in the total production in the respective years. The outermost square in each diagram has an area of 100 and all the figures drawn are regular। Regular का मतलब क्या होता है? मतलब सर वो जैसे अंदर स्क्वायर बन रहा है तो वो मिड पॉइंट से ही बन रहा होगा। नहीं, रेगुलर मतलब फिगर का मतलब होता है कि जैसे मैं पेंटागन बना रहा हूँ रेगुलर, पेंटागन रेगुलर का मतलब ये है कि इसकी जो सारी साइडें वो इक्वल है। ऐसे नहीं है कि कोई छोटी हो गई कोई बड़ी हो गई कोई, ऐसा नहीं है। समझ गए? रेगुलर का मतलब होता है कि ऑल द साइड्स आर इक्वल। समझ गए बच्चों रेगुलर का वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे? अब देखो, यस सर। जो बाहर वाला स्क्वायर है दैट इज रिप्रेजेंटिंग एन एरिया ऑफ 100। आउटरमोस्ट स्क्वायर इन द डायग्राम हैज एन एरिया ऑफ 100। इसका मतलब क्या है? आउटर मोस्ट एरिया तो स्क्वायर है, स्क्वायर 100, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? 10/10 की साइड है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जैसे मैं ये करके दिखाता हूँ एक बार, ये अपन ने डायग्राम ले लिया है ना बेटा। तो अब इसमें क्या बोल रहा है, ये स्क्वायर 100 का है, तो क्या मैं बोल दूं ये साइड 10 की है बच्चों, साइड 10 की है। हाँ सर। अब एक बात दिमाग लगा के बताओ, ये साइड 10 की है तो ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, ये दिख रहा है आपको? 5। 5 हुआ। पर ये 5 तो इस अंदर वाले सर्किल का, रेडियस। रेडियस। तो यदि मैं केवल पिंक की बात कर रहा हूं बेटा, केवल पिंक की बात कर रहा हूं, केवल पिंक वाले एरिया की बात कर रहा हूं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे हिसाब से सर्किल तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्किल करना पड़ेगा। भाई स्क्वायर में से सर्किल वाला हटा दो, देखो ये सर्किल वाला ये पूरा एरिया हटा दिया, यदि मैंने ये पूरा एरिया हटा दिया बेटा, तो क्या बचा? ये पिंक पिंक बच गया ना। Yes, sir. स्क्वायर का एरिया कितना है 100, और सर्किल का एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। आया समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया क्या लैंग्वेज इसमें? हाँ। Yes, sir. Repeat. हाँ सर। अब मेरे को बताओ ये पिंक वाला क्या है? ये दे रखा है कि इन्होंने कि इनरमोस्ट कौन सा? एनीवेज एनीवेज जो पिंक वाला एरिया है वो दोनों दे रखा सर्किल मतलब के, वो व्हीट मेज शुगर केन ऐसे कलर डिफाइन कर रखे हैं इनके। चलो जाने दो,
तो अब मेरे को ये कलर इसका ये पता चल गया ना बेटा कि पिंक कितना है 100 माइनस 25 पाई। अब देखो, अब और अंदर चलते हैं यार। कलर कलर कौन सा ले, लाइन मोटी कर देते हैं। बेटा और अंदर चलते हैं। तो ये जो सर्किल है ना, ये जो सर्किल है, इसका रेडियस आपने कितना लिया था? 5 लिया था, सही बोल रहा हूं मैं? यस सर। अब इस सर्किल के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है, ऐसे देखो, हाँ या ना? यस सर। यस सर। और ये जो 5 है इसको पूरा कर दूं तो कितना हो जाएगा? 10 और ये इस स्क्वायर के लिए क्या है? ये 10। डायगोनल। तो उससे क्या साइड आ जाएगी? हाँ हाँ सर। यदि ये ए है, ये ए है, तो ये √2a होगा। तो √2 हाँ a इज इक्वल टू 10। और उससे a आ गया अपना, a कितना आ गया? 10/√2 इंटू √2/√2 कर लो, रेशनलाइज करके, मतलब कितना आ गया? 5√2 आ गया। मतलब इस जो अंदर वाले स्क्वायर बन रहा है उसकी साइड कितनी आ गई? 5√2। और उसकी स्क्वायर की साइड आ गई है अंदर वाले की, तो उसका एरिया आ सकता है अंदर वाले स्क्वायर का। हाँ सर। कितना हो जाएगा? 50। यस सर। यस सर। अब यदि मैं सर्किल के एरिया 25 पाई में से ये 50 का एरिया माइनस कर दूं तो ये कौन सा कलर आ गया मेरे पास? अब ये जो भी लाइट। कलर होता है, अरे ये वाला जो भी कलर होता है बच्चों, क्या मेरे को तो ग्रीन सा लग रहा है, ग्रीनिश ब्लू, है ना बेटा? जी सर। अब इसी तरह आपको इस वाले एरिया को लेना है। देखो जो मैं अब कर रहा हूँ, ये वाला जो लाइट सा कलर है, ये जो भी ये कलर, इस वाले कलर को लेना है, तो क्या करेंगे? इस वाले स्क्वायर में स्क्वायर। से अंदर वाले स्क्वायर का एरिया माइनस करेंगे। हम्म। अब देखना बेटा, मैं एक और समझाता हूँ। ये वाला स्क्वायर अपने पास है साइड 5√2 का, बोलो हाँ। हाँ सर। ये वाला स्क्वायर है 5√2 साइड का, और इसके अंदर ये एक स्क्वायर बन रहा है। ठीक अब है। ये रेगुलर है, लाइट। तो ये वाली साइड कितनी हो गई? 5√2/2। ये वाली साइड कितनी हो गई? 5√2/2, क्योंकि 5√2 तो ये पूरी थी ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये आधी हो जाएगी 5√2/2। यस सर। हाँ हाँ और ये सर। 90 डिग्री है, तो इससे अपना ये साइड निकल जाएगी। निकलेगी या नहीं निकलेगी? ये साइड आ जाएगी h² इज इक्वल टू 5/√2 का स्क्वायर प्लस 5/√2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ? यस सर। हाँ सर। 25 आ गया, इससे इसकी साइड 5 आ गई, और इसकी साइड 5 आएगी, तो इसका एरिया 25 आ गया। तो केवल और केवल इस क्वेश्चन में एरिया निकालते रहना था, बाहर वाले में से अंदर वाले का एरिया माइनस करते रहना था, आपका आंसर आते रहना था। समझ में आया या नहीं आया? हाँ यस सर। आ गया। अगेन डीआई, अगेन इजी क्वेश्चन, जैसा कि अपन को देखने को मिल रहा है कैट में कई सालों से, 4-5 सालों से। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। केवल और केवल आपको ये थोड़ी सी चीजें बेसिक समझनी थी कि यार ये सर्किल के अंदर स्क्वायर है या ऐसे डायग्राम है, तो कैसे लिंक करना है उनको, केवल ये चीज समझनी थी बच्चों। क्लियर है क्या बच्चों? सही से बता दो, या कोई डाउट है? नो सर, कोई डाउट नहीं। ठीक है सर, हो गया। चल होगी। तो बच्चों मेरे हिसाब से तो ये भी डुएबल था। बट है कि इसमें सर नहीं? कैलकुलेशन की दिक्कत है। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ेगी। चलो मैं इसको भी छोड़ देता हूँ, इसको भी एक बार डुएबल की कैटेगरी से केवल इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन है, और कुछ है नहीं, मतलब और कुछ है नहीं, केवल कैलकुलेशन है। ठीक है ना? जी सर। अगला 5 सेट थे क्या इस बार? हाँ सर। यस। हाँ सर। अच्छा, तो ये 13 से 16 वाले पे आ गए अपन। द प्रिंसिपल ऑफ a school, Professor Roy asked Professor Gupta to provide him the analysis of result of the recently completed exams in the school, which was written by 108 students. और 5 पेपर थे। The student who passed in maths failed in all other subjects except English. The student who did not fail in physics passed in chemistry. Who did not
फेल्ड इन फिजिक्स। मतलब जो फिजिक्स में पास हुआ है वो अल्टीमेटली केमिस्ट्री में भी, बोलो। पास हुआ है। हाँ, क्वेश्चन लग रहा है बच्चों, क्योंकि कितने का वेन डायग्राम हो गया? 5 5 का। आज तक देखा है कभी? नहीं सर। नहीं कोई बात नहीं, मैं दिखाता हूँ। देखो मैं तुम लोग के लिए कितनी मेहनत करके रखता हूँ। और ये देखो, ओ कहाँ गया? ओहो भाई साहब, देखो क्या चीज बना रखी है मैंने, देखा? और का है सर ये तो। सर ये तो 4 का है। बस यही दिक्कत है, बच्चे तारीफ कभी नहीं करेंगे कि वाह सर क्या बनाया है, गलतियां ढूंढेंगे आपकी। लाइफ इज नॉट फेयर। कोई बात नहीं बच्चों, ये 4 का है। अब जादू से इसको 5 का करते हैं। बोलो क्या क्या सब्जेक्ट थे? क्वेश्चन में कॉपी कर लेता हूँ एक बार, फिर सॉल्व करवाता हूँ। हाँ, फिजिक्स। 7 ही पॉइंट है ना इसमें, 7 से ज्यादा तो नहीं है बेटा। इस बात की सर। बहुत भारी क्वेश्चन है, क्योंकि 5 का वेन डायग्राम जिंदगी में नहीं देखा है अभी तक अपन ने। यस सर। ये लो, ठीक है। चलो अब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अरे कलर में को एक बार और ब्लैक मिल जाए यार, ब्लैक नहीं मिल रहा है ये। चलो कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेते हैं ना। द स्टूडेंट हु पास इन मैथ्स फेल्ड इन ऑल अदर सब्जेक्ट एक्सेप्ट इंग्लिश। क्या यस बात कर सर। रहे हो? मतलब यदि मैं बोलूं कि मैथ्स वाला और फिर केमिस्ट्री में पास कितने बच्चे हैं? 0। 0। मैथ्स और इंग्लिश में पास कितने बच्चे हैं? पता नहीं। ये हो सकता है कुछ भी, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो मैथ्स में फेल हुआ था वो, जो मैथ्स में पास हुआ था ना वो सब में फेल हुआ है इंग्लिश को छोड़कर, तो ये कुछ हो सकता है नंबर। और मैथ्स और फिजिक्स के कितने हैं? 0। ये समझ रहे हो बच्चों? यस। हाँ हाँ बेटा यही तो समझाना था। अब देखो मेरी बात सुनना ढंग से। ये तो इरेजर है। मैक्स का सर वेन डायग्राम बनाना ही नहीं पड़ेगा मतलब। एग्जैक्टली, यू गॉट इट बेटा, यू गॉट इट। ये देखो, अब मैं क्या करता हूं, इसको मान लेता हूं मैथ्स, और ये हो गया फिजिक्स, क्योंकि मैथ्स का बाकी सबसे तो 0 था ना। हाँ सर, तो सर वो इंग्लिश होगा। हाँ सॉरी, इंग्लिश यार, ये इंग्लिश हो गया, ये मैथ्स हो गया, ये फिजिक्स हो गया, और क्या था, ये केमिस्ट्री हो गया, और बायो। बायो। हाँ बायो हो गया। ये लो, अब ढंग से सुनना मेरी बात बेटा, ढंग से सुनना। और मैंने जो बोल रखा है वो कर भी लिया करो। मैंने क्या बोल रखा है आपको हमेशा, यहाँ लिख लिया करो, दिस इज ओनली पी, दिस इज ओनली एम, दिस इज एम प्लस ई। यहाँ एम। जगह का चीज लिख नहीं रहा हूँ। दिस इज ओनली ई, दिस इज पी प्लस ई। आया ना, मैंने ये बताया रखा है नहीं बता रखा क्लास में? हाँ नाउ सर। दिस इज हाँ पी सर, सर। प्लस सी, दिस इज पीसीबी, दिस इज पीबी। एक बार लिख लेता हूं मैं जिससे मेरे को इजी रहेगा। दिस इज पीईसी, दिस इज पीईसीबी, and this is PEB. Now this is CE, this is CEB, this is कितना हो गया ये, EB, this is only B, this is BC, and this is C only, right? अब देखो, the student who passed in maths failed in all the other subjects except English. तो इसका मतलब ओनली एम तो 0 हो गया, तो क्योंकि जो 0 तो मैथ्स हो में पास हुआ गया। है ना वो इंग्लिश में पास हुआ ही हुआ है, इसका मतलब। सही बोल रहा हूँ क्या बच्चों? हाँ या ना बोलो, तभी मजा आएगा। हाँ सर। सर क्यों सर, मैक्स में अकेला भी तो पास हो सकता है। ये यही बोल रहा था, स्टूडेंट पास इन मैथ्स पास इन इंग्लिश आल्सो, मतलब दे फेल इन ऑल अदर सब्जेक्ट्स।
एक बार इसमें फिर भी मैं थोड़ा सा डाउट की गुंजाइश रखता हूँ, आगे चलता हूँ। द स्टूडेंट हु डिड नॉट फेल इन फिजिक्स पास इन केमिस्ट्री। जो फिजिक्स में फेल नहीं हुए, मतलब जो फिजिक्स में पास हुए वो केमिस्ट्री में भी पास हुए, हाँ सर। तो ओनली फिजिक्स हो गया 0। ओनली फिजिक्स 0 हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर। ये क्या बोल रहा है कि जो फिजिक्स में पास हुआ है ना वो केमिस्ट्री में भी पास हुआ है। तो यदि फिजिक्स में मैं बोलूं कि केवल फिजिक्स में पास हुआ है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि जो फिजिक्स वाला है वो तो केमिस्ट्री में आएगा ही आएगा। यस सर। यस सर। तो क्या मैं बोल दूं कि ये 0 है, क्या मैं बोल दूं कि ये 0 है, क्या मैं बोल दूं कि ये 0 है? सर ये फिजिक्स वाला 0 क्यों किया? बेटा जो फिजिक्स में पास हुआ है वो केमिस्ट्री में भी पास हुआ है। अब जैसे आप ये वाला जो बच्चा है इसको फिजिक्स और इंग्लिश में पास करा रहे हो, अरे फिजिक्स वाले को केमिस्ट्री में तो होना जरूरी है, तो पी कभी अकेला नहीं आ सकता है। पी सी के साथ ही ओके, आएगा हमेशा। ठीक है। समझ में आया बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। सर इस लाइन का मतलब ये नहीं है कि जो बच्चा फिजिक्स में फेल हो गया वो केमिस्ट्री में पास हो गया, तो फिजिक्स वाले तो फिर सारी जगह। अच्छा हाँ, वो ये तो बात। बेटा ये है द स्टूडेंट हु डिड नॉट फेल इन फिजिक्स। जो फिजिक्स में फेल नहीं हुआ, इसका मतलब फिजिक्स में पास हुआ है, हाँ सर। वो केमिस्ट्री में भी पास हुआ है। मतलब फिजिक्स वाला हमेशा केमिस्ट्री में तो आएगा ही आएगा। ओके सर। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन 4 सब्जेक्ट। फेल्ड इन 4 सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ बेटा? मतलब मतलब कि सर। एक केवल एक में सब्जेक्ट में पास पास हुए। हुआ। सर एक में पास हुए का मतलब क्या हुआ कि P प्लस ई प्लस सी प्लस बी, ये ओनली वाले लिख रहा हूं मैं। इज 7 लेस देन वो डिड नॉट पास इन केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री में पास नहीं हुए वो कौन कौन है बेटा, जो केमिस्ट्री में पास नहीं हुए? जो फिजिक्स में पास नहीं हुई और मैथ्स में पास नहीं हुई। ये M आएगा, ये E आएगा, जो केमिस्ट्री में पास नहीं हुए। मतलब उसमें C नहीं आना चाहिए ना केवल। ये P आएगा, ये वाला, ऑल वो 0 है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। सर एक बार और ये वाला पॉइंट वापस समझा दो। ये पीबी आएगा, ये पीईबी आएगा, ये ईबी आएगा, और बी आएगा, ये सारे मिलकर -7। सर एक बार ये वाला पॉइंट वापस समझा दो ना। बेटा ये वाला ये पॉइंट है, जो 4 सब्जेक्ट में फेल हुए, बेटा 5 सब्जेक्ट है, उसमें से 4 में फेल होने का मतलब क्या हुआ कि आप केवल एक में पास हुए हो। हाँ। एक में पास होने वाली क्या क्या वैल्यूज है अपनी? ओनली पी, ओनली एम, ओनली ई, ओनली सी, ओनली बी। हाँ। तो ये सारी वैल्यूज जो है, ये 7 कम है। और किससे 7 कम है? जो केमिस्ट्री में पास नहीं हुए। मतलब मेरे को हर वो वैल्यू लेनी है जिसमें सी नहीं आ रहा है। ठीक है सर। हाँ। अभी समझ में आया? हाँ। अब देखो तो ओनली। सर पी को अपन ने कैसे ले लिया कि है ना उससे पास ही हुए हैं? मैं 0 कर रहा हूँ ना बेटा, पी को, पी 0। ये 0 हाँ लिख रखा है ना, ओनली पी। हाँ। मैं करने ही वाला था बेटा। ठीक है, तो यस ओनली सर। पी तो 0 है, तो यहाँ पे बच गया केवल ई प्लस सी प्लस बी। और सी भी नहीं आएगा ना, क्योंकि ये तो डिड नॉट पास इन केमिस्ट्री है। नहीं सॉरी सॉरी, ये तो ये वाला लिख रहे थे जो 4 में फेल। हाँ, ये ई प्लस सी प्लस बी समझ में आया बेटा? अब देखो एम की वैल्यू क्या है? 0। ई लिखना पड़ेगा। पीबी, पीबी 0 है, ये देखो पीबी 0 रहा। पीईबी 0 है, ईबी लिखना पड़ेगा बी -7। ई से ई कटा, बी से बी कटा, तो C इज इक्वल टू EB -7 आ गया। मतलब यदि यहां पर x लोग है तो यहां पर x -7 है। समझ में आया?
हाँ सर। यस सर आया। स्टेटमेंट अगला बोल रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन 3 सब्जेक्ट इज 18। अब मेरे को बताओ पास्ड इन 3 सब्जेक्ट कौन कौन है। मेरे हिसाब से है पीसी प्लस पीसीबी प्लस पीबी प्लस सीबी एंड दिस इज 18 out of which हाँ सर। we know that PEB is 0। ये PEB 0 है तो अल्टीमेटली वी हैव PEC प्लस PCB प्लस CEB इक्वल टू 18। समझ में आया बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है तो मैं इस पॉइंट को टिक कर रहा हूं ऑल्दो ये कंडीशन अभी यूज करेंगे ये वाली पर अभी ठीक है। द स्टूडेंट हु फेल्ड इन इंग्लिश पास्ड इन केमिस्ट्री एंड नन पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। जो इंग्लिश में फेल हुए वो केमिस्ट्री में पास हुए हैं और ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो दोनों में पास हुआ है। मतलब जहां पर भी मेरे को ई और सी दोनों दिख रहा है वो वो वैल्यू फेल जीरो हुए। करनी पड़ेगी। तो ई और सी दिख गया जीरो, ई और सी दिख गया जीरो, ई और सी जीरो, ई और सी जीरो। वाह 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 बच्चों, ये तो आनंद आ गए। ये पीसी जीरो हो गया, ये सी भी जीरो हो गया, तो पीसी भी 18 है। सर ऐसा नहीं हो सकता क्या सर, जैसे इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वो मतलब ये फिजिक्स इंग्लिश और केमिस्ट्री है, पीईसी, ई और सी जीरो हो गया तो लेकिन सर पी तो कुछ ना कुछ हो ही सकता है ना। अरे बेटा ये क्या है, पहले भावनाओं को समझो। ये है कि जो बच्चा पी में, ई में और सी में पास हुआ है, जब आप बोल रहे हो ईसी में पास एक साथ हो ही नहीं सकता कोई। अच्छा हाँ सर। डायग्राम। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास ओनली इन केमिस्ट्री इज 17। अरे यार इसने तो अपन को ये वैल्यू दे दी 17, तो x माइनस 7 इज 17, तो इससे x की वैल्यू आ गई 24। तो मेरे को तो ये भी पता चल गया। वाह 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 वाह। एंड दोज हु पास इन मैथ्स इज 13। और जो मैथ्स में पास हुआ है वो इंग्लिश में भी पास हुआ है, तो दिस वैल्यू इज नाउ 13। वेरी गुड। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन बायो इज 46। बायो में टोटल पास होने वाले 46 है बेटा, बायो का टोटल इज 46। एंड हु पास ओनली इन इंग्लिश इज 10। ओनली इंग्लिश की वैल्यू 10 दे दी इन्होंने। नन ऑफ द स्टूडेंट पास ओनली इन बायो। केवल बायो में कोई भी पास नहीं हुआ है, मतलब दिस इज जीरो। हो खत्म। ये 46 होना चाहिए सारी वैल्यू मिलाकर, इसमें से 42 हो चुका है, 18 और 24, तो ये 4 हो गया। बच्चों आग लगा दी। अभी भी कई बच्चे बोलेंगे कि सर ये वैल्यू तो ढूंढ के बताओ, बोलेंगे। हाँ सर। हाँ बोल दो बेटा बोल दो। तो ये टोटल स्टूडेंट भी तो दे रखा था तुमको 108 है, इन सबको जोड़ के 108 करना था। हाँ सर सही बात है। तो उससे ये आ जाएगा, कितना आएगा ये भी लिख ही देता हूँ चलो। 46 तो ये हो गए, 46 और 17 और 13, 30 और 40, 86। 86 108 में से गया तो ये 22 आ जाएगा। बच्चों कैसा हाँ लग सर। रहा है? हार्ड है सर इस वेट। तो ये भारी था क्योंकि 5 का वेन डायग्राम आ गया, तो सबसे पहले तो अपनी हालत वहीं खराब हो गई कि यार ये 5 तो कैसे ही करेंगे। बट ट्रस्ट मी, कभी भी वो 5 पे ले जा रहा है तो वो बहुत ज्यादा इजी सॉल्व होने वाला क्वेश्चन होगा, तभी वो 5 की इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये 5 में भी यदि वो डिफिकल्ट दे देगा तो मैं तो कर ही नहीं सकता कभी सॉल्व। क्लियर है? यस सर। यस। यस यस सर। सर। बहुत ही बढ़िया बच्चों। ये क्या है? एंट्री एग्जिट वाला है। ये भी डाउट है क्या? हाँ सर, मतलब सर इसमें अब समझ में तो आ गया करना कैसे, लेकिन सर आंसर गलत आ रहा है।
पढ़ते हैं. Go through the graph and information given below and answer the question that follows. टेबल 1 में दे रखा है नंबर ऑफ शिप्स दैट अराइव्ड एट मुंबई पोर्ट ऑन डिफरेंट डेज. ये जितनी शिप आई है मुंबई पोर्ट पे, each of the ships mentioned table 1 departs from the port in the next week starting from 16th October to 22nd. अच्छा, table show the number of ships that departed. चलो ठीक है, इसके सॉल्यूशन में इन्होंने कैसे दे रखा है. ओहो, तो भारी दे रखा है. चलो इसमें से कोशिश ठीक करते हैं, हो गए थे. कोशिश करते हैं समझने की ना. देखो, तो टेबल 1 में दे रखा है कि नंबर ऑफ शिप्स कितनी आई है. यार ये बेटा इसकी टेबल तो बड़ी सारी बनेगी बनेगी, वैसे मैं समझ गया इसका जहां से सेंस आ रहा है ना. तो चलो कोशिश करते हैं, फिर भी बच्चों कोई दिक्कत नहीं है. हाँ यार, मैं कैसे करूँ इसका, एक बार स्ट्रक्चर सोचता हूँ मैं. ठीक है, समझ में तो आ रहा है. तो 9th को 28 शिप्स आई है, 10th को 47. यस, तुमने किया है ना ये वाला. यस सर. तुमने कैसी अप्रोच इनकी वाली लगाई है, कुछ इजी अप्रोच लगाई मेरे को इनकी वाली नहीं तो. सर इसमें जो फर्स्ट के दो क्वेश्चन है ना, वो तो नॉर्मल क्या बोलते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन से हो जाएगी इसके. ये इसमें हम्म. बोला है कि जो फर्स्ट 3 डेज शिप आए ना, उनको हाँ. जब 3 डेज डिपार्ट हुए हैं, उससे एक का आंसर आ जाएगा, और उसी से क्या बोलते हैं थोड़ा सा ऊपर नीचे करके दूसरे का आंसर आ जाएगा. मैंने तो हम्म. हर दिन क्या बोलते हैं 3-3 शिप्स का आ रहा था कि हर दिन 3 शिप ऐसे आएंगे निकलेंगे वाले. चलो उस हिसाब से देखते हैं. सर वो हाँ, केसेस अब बने मेरे को थे. एक बात का मतलब समझते हैं पहले कि कोई भी शिप आ रही है ना बेटा, कैन डिपार्ट ऑन और बिफोर द 5th डे आफ्टर द डे ऑन विच इट अराइव्ड. ऑल्सो नो शिप कैन रिमेन एट द पोर्ट आफ्टर 10th. तो मैं इतना समझ रहा हूं कि जैसे ये 9th को शिप आई है, ये डिपार्ट कब हो सकती है. देखो, जो सबसे पहले डिपार्ट हो सकती है वो 9th को आई वाली ही हो सकती है. यस सर. डिपार्चर इनका 16 से स्टार्ट हुआ है ना. यस सर. तो 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 को डिपार्चर हुए. ठीक है बच्चों, अब देखना ढंग से समझना. देखा, एकदम स्ट्रेट लाइन खींच पा रहा हूं ना मैं. सर ये तो इनबिल्ट टैलेंट है सर आपका. थैंक यू सो मच, बस यही सुनना चाह रहा था. चलो अब देखो मेरी बात सुनो. 16 को टोटल कितनी शिप्स गई है? 37. 17 को 43, 50, 45, 35, 30 और 20. अब मैं एक बात समझता हूं कि ये 16 को जाने वाली शिप कौन कौन सी हो सकती है. देखो, कम से कम 5 दिन होने चाहिए.
कहने का मतलब समझ रहे हो बेटा? हाँ सर। तो जैसे जो 9th वाली आई है, वो शिफ्ट 14 तक, तो 10th 11th 12th 13 14 तक तो जा ही नहीं सकती, तो 15 से जा सकती है 9th वाली, है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ। हाँ यस। सर। तो 16th को 9th वाली गई होगी और 10th वाली गई होगी, 11th वाली नहीं जा सकती ना अभी तक बेटा। नहीं। नहीं सर। और 9th वाली कब तक जा सकती है? A ship which arrive on Wednesday cannot depart on or before the next Monday, क्योंकि वो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे तक नहीं जा सकती है ना, 5 दिन छोड़ने पड़ेंगे। तो जो 9th को आई है बेटा, जो 9th को आई है, वो 10th 11 12 13 और 14 को नहीं जा सकती, वो 15 से जा सकती है, वो 16 को जा सकती है, वो 17 को जा सकती है, ऐसा समझ में आया? हाँ हाँ सर। सर। और 10 दिन से ज्यादा रुक नहीं सकती। नो शिप कैन रिमेन एट द पोर्ट आफ्टर द 10th डे आफ्टर द डे ऑन विच इट अराइव। तो 9 के बाद 10 डेज कब हो जाएंगे? 19। तो ये जो 28 शिप आई है, ये इन 4 दिनों में ही गई होंगी। हाँ सर। 19 वाला भी 10th डे हो जाएगा, तो 10th डे पे नहीं जा सकती ना, तो समझ रहे हो? 10 डे पे तो जा ही सकती है ना, 10th डे के बाद, मतलब 10 डे पे तो एट जा द ही सकती है। पोर्ट आफ्टर द 10th डे। हाँ, तो 10th डे भी जा सकती है। जो 10th को शिप आई है, वो 16 17 18 19 20 तक जा सकती है ना? हाँ सर। जो 11th को आई है, वो 16 को नहीं जा सकती, वो इधर 1 2 3 4 5 पे जा सकती है। ये वाली इधर इधर नहीं जा सकती, 1 2 3 4 5 पे जा सकती है। ये वाली 1 2 3 पे नहीं जा सकती, ये 1 2 3 4 पे नहीं जा सकती, और ये 1 2 3 4 5 पे नहीं जा सकती। ठीक है? अब हाँ देखो सर। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। होगा क्या कुछ, तो इजी भी आ जाए यार, वेरिएबल कम लेने पड़े जिससे ना। चलो एक बार क्वेश्चन देखता हूँ मैं किस सेंस में दे रखे हैं। इफ द इफ ऑफ द शिप दैट अराइव्ड ऑन मंडे 10, अरे यार ये तो इफ वाले है बेटा। इफ ऑफ द शिप दैट अराइव्ड ऑन मंडे October 10, 22 शिप डिपार्टेड ऑन नेक्स्ट संडे। जो 10 अक्टूबर को आई है ना, ये मंडे को, ये नेक्स्ट संडे को गई है। नेक्स्ट हाँ संडे सर। बोले तो 16 तारीख को गई है। हाँ सर। और कितनी इसमें से? 22। पत, हाँ सर, 22। अब देखो 22 ये गई है, तो ये वाली 15 होंगी ही होंगी, क्योंकि टोटल 37 इन दो वैल्यूज हाँ का ही हो सर। रहा है। हाँ सर। Then the number of ships that arrived on Sunday, October 9 and departed after the next Sunday is, जो यहाँ पर आई है और इसके बाद गई है, तो बेटा ये तीनों वैल्यू का सम पूछ रहा है, कितना होगा इन तीन वैल्यू का सम? सर 13। और 13 ही आंसर है। अगला क्वेश्चन, मतलब समझ गई कैसे करना है? अभी इसने इंडिविजुअल नहीं पूछा मुझसे कि 17 को 9 में से आई वाली कितनी गई होंगी, 18 को कितनी गई होंगी। समझे या नहीं समझे बच्चे ये? यस सर। यस सर। तो ठीक है, अभी तक तो डिफिकल्ट नहीं लगा पहला क्वेश्चन, तो दूसरा देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन खत्म तो इन्फॉर्मेशन खत्म। If in the table above, all the ships that arrived on or before Tuesday left on or before the next Tuesday, रुक जाओ, ट्यूसडे से पहले जितनी आई है ना, कितनी आई है? 87 और 28। ये अगले ट्यूसडे से पहले गई है। अगले ट्यूसडे बोले तो ये 18 से पहले चली गई। कितनी आई थी टोटल? 87 115। 115। 115। और यहाँ पर 18 से पहले जाने वाली शिप्स कितनी हो रही है टोटल? 130। 130। इसका मतलब 130 में से 115 तो ये 15। वाली ही थी, हाँ 15 कोई दूसरी यस। शिप्स गई होंगी।
ये लो आंसर भी है। हाँ सर। सर ये दो क्वेश्चन के तो आंसर सही गए, के बाद के गलत गए थे कि इसके बाद नहीं हुए थे क्या? अब देखो अगला क्वेश्चन, मतलब इफ सर 20 मतलब ships that ऐसे arrived तो आ on गए थे मतलब। if 20 ships that arrived on Wednesday departed on Friday, 20 ships that arrived on Wednesday, इसमें से 20 डिपार्टेड ऑन फ्राइडे, मतलब फ्राइडे का भी बेटा, वेडनेसडे 12 को है तो 19 को वेडनेसडे है, थर्सडे फ्राइडे, है ना, ये ट्यूसडे, ये मंडे, ये संडे, और ये सैटरडे। लिख लेता हूं सारे। अब ये बोला कि वेडनेसडे को जो टोटल 45 शिफ्ट आई है ना, इसमें से 20 शिफ्ट फ्राइडे को डिपार्ट करती है, तो फ्राइडे में लिख दो 20, मतलब ये वैल्यू 20 बोल रही है। देन द नंबर ऑफ शिफ्ट दैट अराइव्ड ऑन फ्राइडे डिपार्टमेंट ऑन थर्सडे इज एट लीस्ट, जो फ्राइडे को आई हो, फ्राइडे को आई हो और थर्सडे को गई हो, इस वैल्यू को लीस्ट करना है, इसको लीस्ट करना है बेटा। तो एबीसी मान लेते हैं, इसको लीस्ट करना है ए को। ये अच्छा क्वेश्चन है। और ऑप्शन क्या क्या दे रखे? 5, 10, 25 और 30। 5, 10, 25 और 30 है। 30। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये कैसे करेंगे? ये जो ए लिखा है ना बेटा, इसको लीस्ट करना है मुझे। फिर बाकी वैल्यूज को मैक्सिमाइज करेंगे। बिल्कुल सही बात है। ए को कम करना है तो बी और सी को बढ़ाओ। और थर्सडे पे भी जो पहले वैल्यूज आएंगे उनको भी मैक्सिमाइज करेंगे सब। देखो अब फ्राइडे को टोटल 30 आई है ना। मैं एक बार बची हुई 10 यहाँ देता हूं, तो ये 0 हो गई, ये 0 हो गई। समझना, मैं बता रहा हूं आपको गलतियां कैसे होती है। ये 0 0 हो गई ना, मैंने बी को बड़ी से बड़ी वैल्यू दे दी 10। अब बोलोगे 10 से ज्यादा क्यों नहीं सर? अरे तो भैया 10 से ज्यादा इसलिए नहीं क्योंकि ये 20 तो मैंने पहले ही दे रखी थी ना यहाँ पे। ये तो क्वेश्चन में गिवन है। फ्राइडे को टोटली 30 शिप्स डिपार्ट हुई है, ये रहा 30। ये टोटली 30, अरे यार, टोटली 30 शिप्स डिपार्ट हुई है, उसमें से 20 आ गई, तो मैं बी को 10 दे देता हूँ, तो हो गई 30। तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, और ये 0 हो गया। तो सैटरडे को जो 25 आई थी, वो 25 की 25 यहाँ जाएगी। पर यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा 20 ही जा सकती है। समझ रहे हो बच्चों क्या लफड़े होते हैं? यस सर। यस सर। इसका मतलब मैं बी को 10 नहीं दे सकता। बी को मैंने 5 दिया, यहाँ पे 5 दिया, यहाँ पे रिमेनिंग मेरे को 20 देना ही पड़ेगा। यहाँ पे 20 देते ही ये 0 हो जाएगा। हो गया 0। अब जो 35 गई है, उसमें से 5 यदि बी को दे दी, एबीसी मिलाकर 35 थे, बी 5 है, सी ये है, तो ए कितना हो जाएगा? 30। अब आप बोलोगे सर 30 क्यों? एक बार कोई दूसरी वैल्यू भी लेके दिखाओ। अभी लो, मैं बी को 6 लेता हूं बेटा, है ना, बी को मैं 6 लेता हूं। बी को 6 लेते ही ये 26 हो गई, है ना। हाँ सर। सी को भी बड़े से बड़ी वैल्यू देनी है। सी को बड़े से देखना, सी को बड़ा करना है तो इसको छोटा करना है, इसको छोटा करना है तो इसको बड़ा करना है। कहने का मतलब समझो, सी को अपन को मैक्सिमाइज करना है तो इसको अपन को मिनिमाइज करना पड़ेगा ना, क्योंकि इन दोनों का सब मिलाकर ये आ रहा होगा फिर ऊपर वाला। हाँ सर। अब यदि मैंने यहाँ पे 6 दे दी तो मैं इसको 4 देता हूँ, 25 में से 4 यहाँ चली गई तो 21। अरे यार 21 तो इसका टोटल ही नहीं है, तो यहाँ पर तो मैं मैक्सिमम 20 ही दे सकता हूँ ना बेटा, 20 से ज्यादा जा ही नहीं सकता ना। इसका मतलब ये कब बैठेगा? जब बी की वैल्यू होगी 5। बी की वैल्यू 5 पे ये भी 5 आया, ये 20 आया, ये 0 आया, ये 30 आया, तो द लीस्ट वैल्यू इज 30।
और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये थोड़ा वो दिमाग वाला सेट हो गया बच्चों। अब ये भी वही करवा रहा है, द नंबर ऑफ शिफ्ट दैट अराइव्ड ऑन ट्यूसडे डिपार्टमेंट और डिपार्टेड ऑन मंडे इज एट लीस्ट दैट, एक सेकंड, अराइव्ड ऑन ट्यूसडे, जो ट्यूसडे को आई है और मंडे को गई है, उसको मिनिमाइज करना है अपन को। मतलब जो ट्यूसडे को आई है ये वाली 40 और मंडे को गई है, तो इस वैल्यू को मिनिमम करना है। अब करके दिखाओगे ये वाला, ट्राई करो, चलो जल्दी से।